नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के एक और नए और फ्रेश वीडियो में स्वागत है। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अवगत है कि 29 और 30 जुलाई 2022 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 231वीं बैठक माननीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या निकल कर आया है, तो उसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा ईपीएफओ के सामने, श्रम मंत्रालय के सामने पेंशन बढ़ोतरी की डिमांड जो है वो रखी जा रही है। पर पेंशन बढ़ोतरी की जो डिमांड है तो उसको लेकर इस सीबीटी की बैठक में क्या यहाँ पर फैसला किया गया, इसमें कोई विचार विमर्श हुआ या नहीं हुआ, या फिर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कौन सी अलग सुविधाओं का यहाँ पर अप्रूवल दिया गया, तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बनी रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, ताकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या निकल कर आया है, तो उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिल सके। तो चलिए ज्यादा वक्त ना गवाते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या निकल कर आया है, तो उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का जो मुद्दा है वो काफी समय से चलता आ रहा है। पेंशनर्स डिमांड कर रहे हैं कि उनकी पेंशन को 7,500 रुपए बढ़ाया जाए। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो 2019 में आदेश दिया गया था, तो उस आदेश के अनुसार ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उच्च पेंशन का भुगतान किया जाए। इसको लेकर जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो अपनी ओर से लगातार डिमांड रख रहे हैं कि उनकी पेंशन को जल्द से जल्द बढ़ाया जाए। अब 231वीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की महत्वपूर्ण बैठक जो है वो 29 और 30 जुलाई 2022 को दिल्ली में संपन्न हुई। ऐसे में सीबीटी की जो यह बैठक है, तो इससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को काफी उम्मीदें थी कि लंबे समय से उनकी जो डिमांड चलती आ रही है तो वो इस बैठक से फुलफिल हो जाए और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन है तो वो बढ़ोतरी किए जाए। ऐसे में यहाँ पर आज के अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो बैठक है, तो इस बैठक में पेंशन से संबंधित क्या क्या चर्चा हुई, कौन कौन सी सिफारिशें यहाँ पर बैठक के सामने रखी गई और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लेकर इस बैठक से क्या अपडेट आया है। तो यह जैसा कि आप सभी को अवगत है कि इससे पहले जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक हुई थी, तो उसमें 4 समितियों का गठन किया गया था, जिसमें से एक समिति ईपीएस 95 पेंशन योजना पर अपनी संशोधन करके रिपोर्ट करना था। तो इन्हीं जो 4 समितियां थी, तो उनकी रिपोर्ट जो है वो सीबीटी की बैठक में सामने रखे गए। इसके ऊपर विचार विमर्श हुआ और इसको लेकर जो है वो जो भी सुझाव दिए गए थे, तो वो सीबीटी के बैठक में सामने रखे गए और इस पर चर्चा की गई। इस चर्चा के बाद जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है, तो उसको लेकर कोई अपडेट नहीं आया। बाद में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर एक अच्छी खबर हमें सुनने को मिली, जो कि उच्च पेंशन से संबंधित ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो उच्च पेंशन से संबंधित मामले हैं, तो इनकी मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट में क्या स्थिति है, तो उसके बारे में भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के जो सदस्य हैं, तो उनको विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही इस बैठक में यह भी बताया गया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले हैं, तो इन मामलों को लेकर 3 जजों की बेंच का गठन किया गया है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से इन मामलों को लेकर जो फैसला है वो माननीय जस्टिस महोदय द्वारा 3 जजों की जो बेंच का गठन किया गया है, तो उनके द्वारा पारित किया जा सकता है। तो यह एक उच्च पेंशन से संबंधित जो मुद्दा था, तो वो भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में उठाया गया। उसके बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों की सुविधाओं के लिए 2 नई यहाँ पर सुविधाएं शुरू की गई, जिसमें पहली सुविधा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के संबंध में थे और दूसरी पेंशन कैलकुलेशन के संबंध में थी। तो जी यहाँ पर जो पेंशन धारक ज्यादा उम्र के हैं, तो उनको उनका जो फिंगरप्रिंट है, तो वो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते वक्त जो है वो कठिनाइयां आ रही थी। किसी किसी पेंशन धारकों की जो फिंगरप्रिंट है, तो वो फिंगरप्रिंट स्कैनर द्वारा स्कैन नहीं किए जा रहे थे। उनके जो आंखों का आइरिस होता है, तो वो भी स्कैनर द्वारा स्कैन नहीं किया जा रहा था। तो ऐसे जो वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारक है, तो उनका जो जीवन प्रमाण पत्र है, तो वो सबमिट करने में काफी कठिनाइयां हो रही थी। इसी कठिनाई को देखते हुए सीबीटी की बैठक से
ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाइव सर्टिफिकेट सबमिट करने की सुविधा को शुरुआत किया गया। तो इसको डेमो भी आप अभी देख सकते हैं। तो इस मेथड से जो पेंशन धारक है तो वो अपने फेस को स्कैन करके जो है वो अपना लाइव सर्टिफिकेट अभी जो है वो सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हित में पेंशन कैलकुलेशन के संबंध में डिजिटल सेवा का भी यहाँ पर अनावरण किया गया। ईडीएलआई के जो सदस्य है तो उनको जो मिलने वाले लाभ है तो उनके संबंध में भी एक डिजिटल सुविधा का यहाँ पर अनावरण किया गया। अब यह जो डिजिटल सुविधा है तो इससे ईपीएस 95 पेंशन धारक जो है वो आसानी से अपनी पेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मैनुअल कैलकुलेशन किए जाते थे और पेंशन में कोई गड़बड़ी हुई है क्या, पेंशन कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी हुई है क्या, तो इसका यहाँ पर हमें जो है वो कोई अंदाजा नहीं रहता था। अब यहाँ पर ये जो पेंशन के कैलकुलेशन के लिए नई डिजिटल सेवा शुरू की गई है तो उसका इस्तेमाल करके भी आप आसानी से जो है वो अपनी पेंशन को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही जो ईडीएलआई के सदस्य है तो उनकी मृत्यु के बाद अगर किसी को बीमा का कवर लेना होता है तो उसके लिए भी अब डिजिटल सुविधाओं का लाभ लेने के लिए नई सुविधा यहाँ पर शुरू कर दी गई है। तो जी हाँ, यह जो 3 मुद्दे थे तो वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक से ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित थे। पहला मुद्दा, उच्च पेंशन के मामलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से कब सुनवाई होने वाली है और इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से कब तक फैसला दिया जा सकता है। उसके बाद दूसरा मुद्दा यह था कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक नई सुविधा का शुरुआत किया गया। एक नई सुविधा की शुरुआत की गई जो कि फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का ईपीएफओ के साथ इंटीग्रेशन। उसके बाद तीसरा मुद्दा था कि पेंशन कैलकुलेशन और ईडीएलआई के जो लाभ है तो उनके कैलकुलेशन के लिए डिजिटल सेवाओं की शुरुआत किए जाना। तो यह जो 3 मुद्दे थे वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पक्ष में सीपीटी की बैठक से निकल कर आए हैं। तो इन्हीं के बारे में जो है वो मुझे आपको जानकारी देनी थी। अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक और मुद्दा है जो कि काफी बड़ा है, पेंशन बढ़ोतरी का। तो इसको लेकर जो है वो सीपीटी की बैठक से हमें जो है वो कोई भी अपडेट नहीं मिला है। इसके ऊपर क्या फैसला लिया गया है तो वो भी हमें जो है वो कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि इस बैठक में यह जो मुद्दा है वो शामिल नहीं किया गया था। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो भी यहाँ पर मुद्दा है तो वो अभी भी लंबित है, इसके ऊपर कोई भी फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर डिमांड रखी जा रही है, पर इसको लेकर जो ईपीएफओ है, श्रम मंत्रालय है, साथ ही अभी सीबीडी की जो बैठक हुई है तो इनकी तरफ से बढ़ोतरी को लेकर कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। तो जी यहाँ पर ये जो एक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सीबीडी की बैठक से ये जो 3 मुद्दों को लेकर अपडेट था तो उसी के बारे में अभी मैंने आपको जानकारी दी है। उम्मीद करता हूं कि सीबीडी की बैठक से ये जो 2 नई सुविधाओं का शुरुआत किया गया है तो इसका लाभ आप जरूर उठाएंगे। साथ ही जैसा कि सीबीडी के बैठक में अवगत किया गया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जल्द से जल्द इन मामलों के ऊपर फैसला 3 जजों की बेंच द्वारा दिया जाएगा, तो ऐसा ही हो और ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो लंबे समय से इंतजार चला आ रहा है तो वो खत्म हो जाए। तो बस आज के इस वीडियो में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या अपडेट निकल कर आया था तो उसी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा। साथ ही इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ भी साझा कीजिए ताकि इस अपडेट के बारे में सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जानकारी मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। और जाते जाते एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, क्योंकि ईपीएफओ से संबंधित, कर्मचारियों से संबंधित, पेंशन धारकों से संबंधित जो भी अपडेट रहते हैं तो वो हम आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी जो भी अपडेट रहेगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करवाता रहूंगा। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा।
इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।